ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। और आइए नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, एक सवाल के साथ कि क्या हो अगर आप अपनी नई थार गाड़ी को लेकर सड़क पर निकले, पूरे टशन के साथ चल रहे हो और अचानक उस गाड़ी में आग लग जाए। दरअसल केरला के पलक्कड़ में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए तस्वीरें। कार को खरीदे सिर्फ 3 दिन हुए थे, अचानक धुआं निकलने लगा और पल भर में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कोझिकोड पलक्कड़ नेशनल हाईवे पर करीब 4:30 बजे हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। और आइए बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां के नासिक में इनोवा कार खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी इलाके में यह हादसा हो गया। कार यहां से गिरी और पलटी खाते हुए कई 100 फीट गहरी खाई में चली गई। कार के खाई में गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों के सामने ही कार सवार मौत के मुंह में समा गए। हादसा बनी के घाट एरिया में गणेश पॉइंट के पास हुआ। मोड़ से कुछ मीटर पहले ही इनोवा कार अनियंत्रित हो गई और कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए खाई में चली गई। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को कार से निकालने में जुट गई। खाई गहरी होने की वजह से 5 लोगों की बॉडी निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में भजन कीर्तन के दरबार पर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब अचानक से कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट पर एक बड़ा कांच का टुकड़ा और पत्थर आ गिरे। घर पर राधा रानी शादी समारोह से पहले के कार्यक्रम चल रहे थे। एक तरफ मेहंदी हल्दी का कार्यक्रम था, तो दूसरी तरफ कार्यक्रम के आखिरी दिन भजन कीर्तन के वक्त टेंट पर पत्थर आ गिरा और थोड़ी देर में ईंट का टुकड़ा। इस घटना में 60 साल की महिला घायल बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोजक की माने तो ये घटना करीब शाम 5:30 से 5:45 के बीच की है। घटना के वक्त पंडाल में करीब 100 लोग मौजूद थे। 5 बजे के करीब साथ ही वहाँ से टूटे हुए शीशों के गिलास आने शुरू हुए। वहाँ से एक ईंट आई। ईंट आने के बाद हम लोग सभी मतलब हड़कंप मच गया कि ये क्या, ये पत्थर वगैरह कहाँ से आ रहा है। तो उनके सर पे यहाँ पे चोट लगी, तो उनको फोर्टिस लेकर गए। फोर्टिस में उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पत्थर और कांच का टुकड़ा कहां से आया, किसने फेंका, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया है और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ में जुटी है। और नमस्ते भारत में एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सतर्क रहें, पहचान जरूर करें, प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त एसआईआर की भी प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है और ऐसे में इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर यह बड़ा बयान दिया। बात करेंगे राजस्थान की जयपुर की, जहां पर चंद सेकंड्स के अंदर एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जिस बिल्डिंग को गिराया गया वो बिल्डिंग निर्माणाधीन थी और कई दिनों से एक तरफ ये झुकी हुई थी। सिर्फ 5 सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। 5 मंजिला बिल्डिंग जो कि होटल के लिए तैयार हुई थी, वो 5 सेकंड में मिट्टी में मिल गई। मालवीय नगर इलाके की इस इमारत की रंगाई पुताई भी हो चुकी थी। होटल का उद्घाटन होता उससे पहले वो एक तरफ झुक गई। डर था कि कहीं ये गिर न जाए, इसीलिए प्रशासन ने पहले बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया और फिर आसपास के इलाकों को खाली कराया, जिसके बाद कई जेसीबी की मदद से बना बनाया होटल गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराया गया, वहां आबादी से भरा हुआ इलाका है। अब मलबे को हटाकर बंद रास्तों को खोला जा रहा है। और आइए बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां के अंबिकापुर में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी करने से पहले परम तिवारी नाम के इस युवक ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने आत्महत्या की वजह और जिम्मेदार लोगों का नाम भी बताया। और कुछ देर में फांसी लगाकर जान दे दी।
खुदकुशी की सूचना पर अंबिकापुर की पुलिस तुरंत युवक के घर पहुंची और फांसी के फंदे से लटकते युवक की बॉडी को नीचे उतारा। पुलिस ने जब फांसी लगाने की वजह की पड़ताल की तो युवक के मोबाइल से एक वीडियो मिला जिसमें दोस्त के लिए झगड़े की बात सामने आई। अग्रसेन चौक जैसे ही क्रॉस किए तो जो लड़का है वो आगे जाकर के उससे लड़ाई कर लिया विक्रांत से। मैं और राजेश हम लोग जाकर के उसको बचाए। अब उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू घर जा और फिर हम लोग घर आ गए। आरोप है कि इसके बाद झगड़ा करने वाले लड़के परम तिवारी के घर पहुंचे और मारपीट की। मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पापा को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे भाई को और मेरे को मारने का धमकी दे रहे हैं। अपनी पीड़ा सुनाने के बाद परम ने वीडियो में उन लड़कों का भी नाम रिकॉर्ड किया जिनकी वजह से खुदकुशी करने का फैसला लिया। अगर मेरे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार छोटू पंडित और छोटू मिश्रा, बुद्धि पंडित, विक्रांत मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, ये लोग मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। और आइए फटाफट नमस्ते भारत में अब आपको दिखा देते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। हरिद्वार में शौर्य दिवस के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास शोभा यात्रा पर शरारती तत्वों ने ये पत्थर फेंके। घटना से गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा हुआ। कार के खाई में गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। सप्तशृंगी देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान हादसा। सीएम ग्रिड योजना की खुदाई के दौरान गिरी बस डिपो की दीवार। मलबे में दबकर 3 मजदूर घायल हो गए। कार्यदायी संस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम। जोजिला, 0 पॉइंट और द्रास के गांदरबल में जमकर बर्फबारी हुई। सड़कों पर जम गई है बर्फ। पहाड़ियों पर भी बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम मंदिर में पहुंचे विराट कोहली। विधि विधान के साथ मंदिर में की उन्होंने पूजा अर्चना। चलिए बात करेंगे अब हरियाणा की, जहां से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी में मंच पर राजनीति के दिग्गज नजर आए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक साथ जमकर डांस किया। तस्वीरों में देखिए, बॉलीवुड के ओम शांति ओम गाने पर मंच पर राजनेता थिरक रहे हैं। सियासी मुद्दों पर एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने वाले सांसद मंच पर एक साथ डांस कर रहे हैं। ये मौका था बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी का, जहां महिला सांसदों ने अपने डांस से समारोह में अलग रंग भर दिए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग भी सभी को एक साथ नाचते देखकर हैरान हो रहे हैं। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में इन दिनों जगह जगह बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह हो गया कि तापमान माइनस में पहुंच गया है और लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के बीच 0 पॉइंट की हैं, जहां रुई के फव्वारों की तरह बर्फबारी हुई है। कैमरे में कैद तस्वीरें इलाके में ठंड को बयां कर रही हैं। बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जम गई है तो वहीं फिसलन भी बढ़ गई है। लगातार बर्फबारी के चलते चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तापमान में भारी गिरावट तो है ही, साथ ही आने जाने की परेशानी भी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। ऐसे में लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील भी की गई है। इलाके में हुई ताजा बर्फबारी से लोगों का ठंड से बुरा हाल है। बात कर लेते हैं यूपी की, जहां के बरेली में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी का उस वक्त भंडाफोड़ हो गया जब दुकानदार ने चोरी पकड़ने के लिए दुकान में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा खंगाला। उसमें इनकी करतूत कैद हो गई। मौका मिलते ही महिला चोरी करने में जुट गई। तेजी से आगे बढ़ी और काउंटर में रखे पैसे निकालने लगी। जैसे ही उसे लगा कि अब दुकानदार उसकी ओर पलटकर देख लेगा तो वो तुरंत वहां से हट गई। अब इस महिला का दूसरा वीडियो देखिए, इसमें सामान चुराते दिखी। तीसरे वीडियो में भी इसने यही काम किया। दुकानदार को भनक नहीं लगी और हाथ साफ कर दिया। लेकिन ये यही नहीं रुकी, अब चौथा वीडियो देखिए। दुकानदार की आंखों में धूल झोंकने वाली ये महिला कुर्सी के पास काउंटर के नीचे बैठकर कीमती सामान निकालने लगी। इससे लगा कि इस बार भी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसकी सारी करतूतें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं।
बरेली के बारादरी क्षेत्र की कपास कॉलोनी में इस दुकान में ये महिला अपने पति के साथ लंबे वक्त से आती थी। चोरी करने के बाद चली जाती थी, लेकिन दुकानदार पकड़ नहीं पाता था। चोरी से परेशान दुकानदार ने बंटी बबली को पकड़ने के लिए दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और फिर क्या था, कैमरे ने इन्हें पकड़ लिया और इनका भंडाफोड़ हो गया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर से उनके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सफेद टी शर्ट, कंधे पर तौलिया और हाथ में फूलों की माला, विराट कोहली सिंहाचलम मंदिर में कुछ इस अंदाज में नजर आए। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। इसके बाद कोहली कप्पा स्तंभ के पास गए, उसे आम श्रद्धालुओं की तरह आलिंगन किया। हालांकि इस बार कोहली मंदिर में अकेले ही नजर आए, वैसे हर बार उनकी पत्नी अनुष्का उनके साथ होती हैं। कोहली के लिए यह सीरीज बेहद यादगार रही। उन्होंने 3 मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म और संविधान एक ही है। कुछ लोग मानते हैं धर्म और संविधान अलग अलग। पवन कल्याण ने कहा कि धर्म एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है और संविधान एक कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसी वजह से धर्म और संविधान एक ही है। पवन कल्याण ने यह बड़ा बयान दिया है। स्वाभाविक है कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। स्वाभाविक है कि राजनीति होगी, देखना होगा कि अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। लेकिन पवन कल्याण ने ये एक बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म और संविधान अलग अलग होता है, लेकिन धर्म और संविधान एक ही है। धर्म एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है, संविधान एक कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म और संविधान एक ही है। कुछ लोग मानते हैं धर्म और संविधान अलग अलग। पवन कल्याण ने कहा कि धर्म एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है और संविधान एक कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसी वजह से धर्म और संविधान एक ही है। पवन कल्याण ने यह बड़ा बयान दिया है। स्वाभाविक है कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। स्वाभाविक है कि राजनीति होगी, देखना होगा कि अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। लेकिन पवन कल्याण ने यह एक बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म और संविधान अलग अलग होता है, लेकिन धर्म और संविधान एक ही है। धर्म एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है, संविधान एक कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करता है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जो कि इंडिगो संकट से जुड़ी हुई मिल रही है। छठे दिन भी इंडिगो संकट बरकरार है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। लोगों को सामान मिलने में देरी हो रही है। लोग सामान अपना नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इंडिगो की तरफ से अभी भी जो संकट है वो बरकरार है। इंडिगो कर्मचारियों के साथ लोगों की लगातार बहस हो रही है, कहासुनी हो रही है। लोग बस यही चाहते हैं कि उनका रिफंड हो जाए टाइम से, और साथ ही उनका जो लगेज यहां पर जमा उन्होंने करवाया था वो उन्हें वापस मिल जाए, ताकि वो किसी और माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। आज 6वां दिन हो गया है और इंडिगो संकट लगातार बरकरार है। हालांकि डीजीसीए अब सख्ती बरत रहा है। लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, सीधे सीईओ को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शो कॉज नोटिस यहां पर भेजा गया। लेकिन अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करें तो इंडिगो के सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। लोगों के सामान मिलने में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काउंटर पर जाकर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सही सूचना मिल जाए, सही जानकारी मिल जाए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताइए मुझे। मेरे तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे आज की फ्लाइट दीजिए। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. सर मैं बड़ौदा में रहती हूँ। मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतार दी। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. मुंबई बताइए। इंडिगो का संकट लगातार बरकरार है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि कई ऐसे इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जो फिलहाल कैंसिल हैं।
और कैंसिल होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं उनको दिक्कत हो रही है। ऐसे में तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, आपकी भी क्या फ्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ सर, बैंगलोर के लिए सर फ्लाइट मेरी कैंसिल हुई है। कब से वेट कर रहे हैं? सर मैं तो सुबह 5 बजे से वेट कर रहा हूँ। बताया इंडिगो की तरफ से कुछ जानकारी? कुछ नहीं सर, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं और कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है सही से सर। मैम आप यूएस से आई हैं, आप परेशान हो रही हैं? हाँ जी, मैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली टर्किश एयरलाइंस की, और इंडिगो का कोड शेयर है उनके साथ टर्किश एयरलाइंस का, और इस्तांबुल से हम लोग अभी सुबह में पहुँचे हैं। इन्होंने एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद हमको लगेज देने में करीब करीब 2 घंटे लगा दिए, और हमारी आगे फॉरवर्ड फ्लाइट थी रांची के लिए 6:45 पे, तो हम बहुत मुश्किल से यहाँ पर 6:40 पर पहुँचे और फ्लाइट तब तक जा चुकी थी। अब हमने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया तो ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है कि नेक्स्ट फ़्लाइट में हमारे पास जगह नहीं है, कल भी हमारे पास जगह नहीं है, हम कैंसिल कर दे रहे हैं आपका ये टिकट, और आप जो है अब नई टिकट खरीदिए सोमवार को। अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब उन्होंने हमें कल की फ़्लाइट पे दे दिया टिकट और होटल के लिए भी वादा कर दिया है। अब कह रहे हैं कि होटल की गाड़ी आके हमें ले जाएगी। एक दिन हमारा बर्बाद हुआ, जो खचखच हुई सो अलग, और ये कोड शेयर का जो इनका बंदोबस्त है। टर्किश एयरलाइंस का इस्तांबुल तक फैसिलिटी बहुत अच्छा था। इस्तांबुल में वहाँ पर जैसे हमने चेक इन किया इंडिगो के काउंटर से कोड शेयर पे, वहीं से हम लोगों को स्टाफ की बेरुखी दिखाई देनी शुरू हो गई, और यहाँ पर भी वही परेशानी है। लगेज उन लोगों का है जिन्होंने चेक इन कर लिया और उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और अब उनके जो तमाम जो लगेज हैं वो फंसे हुए हैं। फ़िलहाल इंडिगो को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन्हें जल्द से जल्द दें, लेकिन परेशान जनता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इंडिगो एक तरफ से ये कह रहा है कि उनकी जो तमाम चीज़ें हैं वो सुधर रही हैं, स्थिति कहीं ना कहीं बदल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो फ़िलहाल रिफ़ंड भी कर रहे हैं, उनके लगेज भी वापस कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये दिल्ली एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल है, जहां पर यात्री यहां पर बैठे हैं, और इसी तरीके का कमोवेश तमाम जो यात्री हैं उनको देखने को मिल रहा है। इंडिगो भले ही ये कह रहा है कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो जल्द से जल्द तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर करेगा, और उसके लिए वो सॉरी भी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तमाम परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है। और ये वो यात्री हैं जिन्होंने अपने घर जाने के लिए पैसे दिए हैं कि एक बेहतर यात्रा हो, लेकिन यात्रा ऐसी कि वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन की फ़्लाइट उन्हें बताई जाती है, ना उन्हें एकोमोडेशन की जानकारी दी जाती है, और ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि उनका पैसा उन्हें कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, इंडिगो की जो फ्लाइट्स की समस्या है वो लगातार जारी है, और कल की बात करें तो कल भी लोग एयरपोर्ट्स के अंदर अपनी फ्लाइट्स के लिए भटकते रहे। देश के ऐसे कई बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स जहां पर फ्लाइट कैंसिल होती रही। परेशान होकर इधर उधर भटकते रहे। कि आपने कोई मैसेज नहीं दिया। मैंने इनके इंडिगो के ऑफिस में बात की तो कहने लगे कि नहीं, दिस आई कैन नॉट हेल्प, इसमें कोई हम आपकी मदद नहीं कर सकते हो और आप ये फ्लाइट कैंसिल है। आज भी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचकर ही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिली। हमारा फ्लाइट मेक माई ट्रिप में कैंसिल दिखा रहा था, लेकिन उनका जो साइट होता है, इंडिगो का साइट होता है, वहाँ पे अभी भी कंफर्म दिखा रहा है, और लाइव ट्रैकर जब वो कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि फ्लाइट विल बी डिपार्टेड इन अनदर 4 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। यानी समस्या अभी भी बनी हुई है। इधर सरकार की तरफ से कहा गया कि सारे एयरपोर्ट्स क्लियर हो गए हैं, और अभी फिजिकली जाके देखेंगे तो हर जहां नॉर्मल सी जैसा आ गया है, बट ऑपरेशंस थोड़े कर्टेल कर लिए। लेकिन ये फर्क इतना है कि इसकी वजह से लोग अपना काम धाम छोड़कर एयरपोर्ट पर भटकने को मजबूर हैं। और देखिए, जिस नॉर्मलसी की बात जिम्मेदार लोग कह रहे हैं वो अभी तक एयरपोर्ट्स में पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। इंडिगो के कई यात्री देश भर के एयरपोर्ट्स पर भटकते हुए ही दिखे। हजारों रुपए खर्च कर फ्लाइट लेने वाले लोग अब अपनी रात दिल्ली एयरपोर्ट में गुजारने को मजबूर हैं। कुछ व्यवस्था नहीं होटल की कहीं? जी नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है होटल की। ना फ्लाइट की जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हम दुबई से आया है और इन्हें तो कोलकाता जाना है, लेकिन फ्लाइट ना होने की वजह से 3 दिन से अटके हुए हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, कोई खाने पीने की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो कितना मुश्किल से गुजर रहा हम लोग इधर। इंडिगो ने अपने प्रेस नोट में एक सॉरी के साथ कहा कि वो जल्द से जल्द चीजों को नियंत्रण में ले रहे हैं। बहरहाल इंडिगो की तरफ से तो ये कह दिया गया कि वी आर सॉरी, लेकिन क्या
सॉरी कह देने से इन तमाम लोगों की परेशानी का हल निकल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो और सरकार के बीच 1 घंटे तक बैठक भी चली, जिसमें सरकार ने उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और देखिए, सूत्र बताते हैं कि सरकार इंडिगो से बहुत ज्यादा नाराज है और ऐसा ये माना जा रहा है कि एयरलाइंस के नियमों को मानने के बजाय मनमानी की गई और इसलिए अब इंडिगो को 2-2 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी कर दिया है। मणिपुर में हालात को नियंत्रित रखने वाला एक जवान ड्यूटी पर देरी से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एयरपोर्ट में फंसा है। अगर रीशेड्यूल करते जा जवान है आपसे? हाँ, मैं सेना का जवान हूँ। पोस्टेड? मैं मणिपुर में हूँ सर। जवान ने बताया कि उनके और साथी भी फंसे हैं। तो इसमें सेना का एक जवान नहीं है, कम से कम 150 से ऊपर जवान पड़े हुए हैं। ड्यूटी में हम मतलब 10 मिनट भी लेट नहीं कर सकते जब हमने अपने ज्वाइनिंग में ज्वाइन करना होता है। सेना के साथ आईटीबीपी के जवान भी फ्लाइट के इंतजार में घंटों परेशान होते रहे। तमाम जो लोग हैं अपना सामान लेकर यहाँ पर बैठे हैं, घंटों से बैठे बात कर लेते हैं। आईटीबीपी से कोई आपको जानकारी नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया अभी बता रहे हैं ऐसे, इसमें बता रहे हैं कि 11:30 बजे जाएगी फ्लाइट, बाद में कैंसिल होगी या क्या होगा वो पता नहीं सर। नाराजगी तब और बढ़ती है जब काउंटर पर जाकर पता चलता है कि काउंटर में बैठे लोगों को तक नहीं पता कि फ्लाइट जाएगी या नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां के शकरपुर में युवक की हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीच बाजार में चाकू मारकर यहां युवक की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और यहां पर कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। हर पैनी नजर यहां पर रखी जा रही है। दिल्ली के शकरपुरा में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। बीच बाजार में चाकू मारकर हत्या की गई है। हालांकि हत्या की क्या वजह रही, पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और वजह, इस बात का भी पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लोगों से पूछताछ यहां पर की जा रही है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से बीच बाजार इस प्रकार की वारदात सामने आती है, कई सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं राजस्थान पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर विक्रम भट्ट को उदयपुर लेकर पहुंची। आरोप है कि विक्रम भट्ट ने बायोपिक बनाने के नाम पर एक कारोबारी से 30 करोड़ रुपए वसूल लिए। विक्रम भट्ट और अन्य लोगों के खिलाफ नवंबर महीने में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। उदयपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। एफआईआर के मुताबिक विक्रम भट्ट की मुलाकात एक इवेंट में इंडियन इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मुर्डिया से हुई, जिसने डॉक्टर की पत्नी की बायोपिक फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा और ये बताया कि किस तरह उन्हें 200 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। विक्रम भट्ट ने बायोपिक बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को कहा। इसके लिए साल 2024 में मुंबई के वृंदावन स्टूडियो बुलाया। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोजेक्ट अचानक रोक दिया। डायरेक्टर को मुंबई के यारी रोड इलाके से हिरासत में लिया गया, जो उस वक्त अपनी साली के घर रुके हुए थे। और आइए बात करते हैं केरल की, जहां के कोल्लम में 10 से ज्यादा नाव में भीषण आग लग गई। भयंकर आग की इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा वो सहम गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नावें निकली तो मछली पकड़ने के लिए थी, लेकिन उनको आग ने पकड़ लिया। पूरी पूछा की अष्टमुड़ी झील में चिंगारी ज्वाला में बदल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि एक नाव में रखे सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद एक नाव से दूसरी नाव में होते होते 10 से ज्यादा नाव में आग भड़क गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। राहत की बात रही कि इस आग में जनहानि नहीं हुई। और आइए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं बड़ी खबर। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज संसद में चर्चा होनी है और लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी और आज ये चर्चा लोकसभा में होगी। 10 घंटे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह चर्चा होनी है। संसद में आज क्या होगा ये जानकारी हम आपको दे दें। लोकसभा में आज 10 घंटे का वक्त तय किया गया है चर्चा के लिए और पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे।
12 बजे से प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज लोकसभा तो कल राज्यसभा में चर्चा होगी। तो वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू होने वाली है। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि जैसे ही चर्चा शुरू होगी, देश के सामने नेहरू की सच्चाई सामने आ जाएगी। कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू एक्सपोजर कि आखिरकार नेहरू क्या थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके रग रग में वंदे मातरम है। देश की आजादी की लड़ाई में और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। आज वंदे मातरम का उनको याद आ गई है। अरे तो वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी दोपहर 12 बजे से करेंगे। वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन को संबोधित करेंगे। आइए अब बात करते पश्चिम बंगाल की, जहां के कोलकाता स्थित ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए करीब 150 से ज्यादा बड़े साधु संत शामिल हुए। गीता पाठ के लिए पूरा ब्रिगेड ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था। दावा है कि इस आयोजन में करीब 5 लाख सनातन धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया था। किसी के हाथों में देश का झंडा है तो किसी के हाथों में भगवा लहरा रहा है, और वो लोग यहाँ पे आए हैं। कोई हाथ में शंख लेकर आए हैं, कोई हाथ में गीता लेकर आ रही है। गीता पाठ में भाग लेने पहुंचे साधु संतों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, तो आम लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर बैठकर गीता पाठ करते दिखे। पूरा माहौल भक्तिमय था। भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर साधु संत डमरू बजा रहे थे, तो कोई हरे राम हरे कृष्ण का गीत सुना रहा था। तो वहीं गीता पाठ से पहले भूमि पूजन भी किया गया और इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री साध्वी ऋतंभरा ने भी गीता पाठ किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ब्रिगेड ग्राउंड में सभा को संबोधित भी किया। लाखों भीड़ के सामने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवत गीता का पाठ किया। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। साध्वी ऋतंभरा भी गीता पाठ करने मथुरा से कोलकाता पहुंची थी। साध्वी ऋतंभरा ने सार्वजनिक गीता पाठ को शुभ बताते हुए कहा, जब हमारी सामूहिक शक्ति होती है, सज्जन जब सम्मिलित होते हैं तो धर्म की जय जयकार होती है। सनातन संस्कृति संसद ने हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए पंच लाखों कोठे गीता पाठ का आयोजन किया। कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी शामिल हुए। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल ने कृष्ण के उपदेशों का जिक्र करते हुए कहा, कृष्ण अर्जुन को इंगित करता है, कर्म करो अर्जुन कर्म करो। बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस के खत्म करने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आइए बात करते हैं कोलकाता के इस कार्यक्रम की, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन आयोजकों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता पाठ के बहाने बीजेपी नेताओं ने बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने वालों पर प्रहार भी किया। इस गीता पाठ में एक और जहां संतों का जमावड़ा था, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ कई नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, एक बार विभाजन हुआ है देश का, उसमें लाखों परिवार बलि चढ़ गया है, फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है। बाबरी मस्जिद बंगाल में ही बन रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि हिंदू को एक करना चाहिए और गीता ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है।
देखिए, टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, जिस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे मस्जिद से कोई ऐतराज नहीं है, आपत्ति सिर्फ बाबरी के नाम पर है। देखिए, बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है। 2019 में भाजपा का झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों का झंडा उठा करके तुम दौड़े जा रहे थे। हालांकि टीएमसी कह रही है कि मस्जिद बनाना निजी फैसला है। सांप्रदायिक राजनीति में कभी भी तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की जो जनता है विश्वास नहीं रखती। यहाँ पे हम लोग सब धर्मों को सम्मान देते हैं। वहीं हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 22 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी के सहारनपुर में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के साथी 4 चुनाव लड़ने के साथ आने वाले समय में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश ने कहा कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही 7 चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो। अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। एसआईआर वोट काटने का है और आपको देख लेना जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश शुरुआत से ही एसआईआर को सियासी मुद्दा बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।